Yes, good morning everyone. Good morning बेटा. Good morning बेटा. Good morning. हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 3 चला था हमारा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कल हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसमें मैंने आप लोगों को पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था लास्ट. वहां तक अगर कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को तो बोलो एक बार. कोई डाउट है क्या वहां तक? है क्या? नहीं है? तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं आज हम लोग. ये है आप लोगों का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. ये आपका चैप्टर 5 to 6 मार्क्स का है और कंपैरेटिवली आप लोगों के इजी चैप्टर है. बस कंडीशन एक है कि आप लोगों को यहाँ पर इसके जो लॉज हैं, रिलेटेड लॉज, वो आप लोगों को समझ में आने चाहिए. बाकी बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत इजी समझ में आएगा अगर लॉज का ध्यान रखोगे तो करते हैं स्टार्ट. वही मैं आप लोगों को हर बार चैप्टर नेम लिखने से पहले उस चैप्टर का मतलब समझाता हूं. यहां भी वही चीज है. नेम से क्लियर है. देखो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट डे की लाइन याद है क्या आपको? उसमें एक वर्ड आया था मूविंग चार्ज. मैंने वहां लाइन लिखाई थी स्टैटिक चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज अ मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. ये देखो वर्ड वहीं से है. मूविंग चार्ज क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिज्म होगा किसी ना किसी मटेरियल का. ठीक है ना? तो उसी लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा था हम लोगों ने? स्टैटिक चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड whereas a moving charge generate magnetic field. ठीक है? स्टैटिक चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड whereas a moving charge generate magnetic field. अब देखना बेटा क्या फर्क है. स्टैटिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या कि आप लोग बोलोगे कि सर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम लोग सिंपल सा सर्किट कनेक्ट कर लें, एक सेल और बैटरी लगा दें, एक स्विच लगा दें, तो इस सेल और बैटरी से करंट का फ्लो होता है. उस करंट के फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना चालू हो जाता है. तो हम लोग ये बोलते हैं कि इस सेल्स के पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे इस कंडक्टिंग वायर में, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इस सेल से एनर्जी लेते हैं और इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. तो अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं और प्रीवियस पार्टिकल से एनर्जी लेते हैं और अपने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं. सेम ये भी प्रीवियस से लेगा, नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देगा. तो ये ऑसिलेट करते हुए या वाइब्रेट करते हुए एक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो ग्लो हो जाते हैं. मतलब चार्ज जो है हमारा वो कैसा था? स्टैटिक चार्ज था. अब बात किसकी करनी है इस चैप्टर में? मूविंग चार्ज की. तो मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. इस चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड. क्या नाम था? ऑरस्टेड. इस ऑरस्टेड ने ही सबसे पहले ये समझाया था कि भाई चार्ज स्टैटिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, लेकिन अगर चार्ज मूविंग भी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो फर्स्ट हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देन हेडिंग लगाएंगे हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट. लिख लिया? अब देखना, इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास में इस मूविंग चार्ज को समझने के लिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी है. ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? ये आप लोगों के 10th क्लास में भी था. अगर आप लोगों ने थोड़ा डिटेल नॉलेज ली होगी 10th क्लास में, तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में वहां पर समझाया होगा किसी ने.
बता सकते हो क्या ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कौन सा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, देखो याद है आपको। इसको समझने के लिए इसका एक सब टॉपिक है जिसको बोलते थे स्नो रूल, ये भी याद आया होगा आप लोगों को। स्नो रूल कुछ भी नहीं है, स्नो रूल ये केवल स्नो रूल जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड लिखे हुए हैं ना, यही रूल है। क्या है इसमें? एस होता है साउथ, एन होता है नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ टू नॉर्थ। अब ये ओ है, ये ओ होता है ओवर, और डब्ल्यू जो है वो डायरेक्शन को शो करता है वेस्ट। बस इतना सा रूल है ये, स्नो रूल बोलते हैं इसको। क्या होगा? ये बोलता है कि मूविंग चार्ज है ना, तो चार्ज है मतलब करंट है। ये बोलता है कि अगर करंट का फ्लो फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है ओवर वेस्ट, मतलब वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये स्नो रूल है। अब इसी को समझाने के लिए ऑरेस्टेड कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करता है वो देखना बेटा। ऑरेस्टेड ने क्या किया? ऑरेस्टेड ने एक सिंपल सर्किट ले लिया कि उसने सेल और बैटरी ली। इस सेल और बैटरी को कंट्रोल करने के लिए उसने एक स्विच लगा दिया, और इस स्विच के साथ में उसने कंडक्टिंग वायर ले लिया। कौन सा वायर? कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर कोई सा भी हो सकता है, कोई से भी मटेरियल का। कोई से मटेरियल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल ही, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, अगर ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल करना है तो सिल्वर है, गोल्ड है, वो भी लगाओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? ये कंडक्टिंग वायर है, मोस्टली कॉपर का होता है। क्या होगा बेटा? ऑरेस्टेड बोलता है कि जब हम लोग इस सर्किट में स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो कंडक्टिंग वायर है। लेकिन जैसे ही रॉड में आते हैं, तो रॉड में ये मूविंग चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और मूविंग चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते ही उस कॉपर वायर में जहां करंट एंटर कर रहा है वहां पॉइंट पोल बनता है एस पोल, और उसका जो अपोजिट पोल होता है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल रख दें, मैग्नेटिक नीडल दो तरीके की होती है, एक तो वही जो आप लोगों ने लैब में देख रखी है, कंपास बॉक्स वाली, ऐसी इस तरीके की, जहां एरो बना हुआ आता है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। अगर एरो नहीं बना हुआ है तो रेड कलर किया हुआ होगा, रेड कलर देख लो, रेड कलर भी नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स नहीं होता है तो काफी सारी लैब्स में इस तरीके की मैग्नेटिक नीडल भी होती है, अपने भी लैब में है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीज। इस तरीके की मैग्नेटिक नीडल भी होती है, ये मैग्नेटिक नीडल। और इसमें यहां पर कलर क्या हुआ होता है, ऐसा रेड कलर, वो एन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा करता है एस को। ठीक है, तो क्या मैं ये तो देखो पढ़ ही रखा है आप लोगों ने, मैं इस मैग्नेटिक नीडल को रख दूंगा यहां पर। देखो, तो ये बोलता है कि अगर इस कंडक्टिंग वायर के नीचे अगर मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, ये मैग्नेटिक नीडल रख दी मैंने, तो इस मैग्नेटिक नीडल में ये जो पोर्शन है वो एन है, क्योंकि एन ये रहा, ये पोर्शन एस है, मतलब एस है, मैंने उसी की डायरेक्शन में इसको अलाइन कर दिया। तो करंट का जैसे ही फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो रहा कैसा, साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ होने की वजह से डिफ्लेक्शन शो होता है उसका कैसे, ओवर वेस्ट। ओवर वेस्ट मतलब ये मैग्नेटिक नीडल जो होगी क्या होगा, देखो डायरेक्शन आती है समझ में आपको, ये देखना, ये नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। अब अगर इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर लू 90 डिग्री पर, तो ये साउथ यहां पर आ जाएगा क्या भाई, इसको 90 डिग्री शिफ्ट कर लू, साउथ यहां पर आ जाएगा, तो साउथ जैसे ही यहां पर आएगा, वेस्ट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, नॉर्थ कहां पहुंच जाएगा यहां, और ईस्ट कहां पहुंच जाएगा नीचे। देखो ये इस फॉर्म में हो सकता है क्या, हो सकता है ना। देखो अब करंट का फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ मतलब ओवर वेस्ट डिफ्लेक्शन होना चाहिए इसका, मतलब ये ऊपर की तरफ यहां पर आप लोगों के पास में ये मैग्नेटिक नीडल जो होगी वो ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये ओवर वेस्ट आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन शो कर देगा। आया समझ में आया, ये ऑरेस्टेड था। तो ऑरेस्टेड ने क्या बोला कि भाई करंट फ्लो करा है मैंने तो सीधा सा
मैंने तो कोई करंट यहाँ पर ऐसा है नहीं रोका है करंट को, उसने सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो करा, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट था यहां तक। ये ऊपर वाला पोर्शन है, जब तक मैग्नेटिक नीडल नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसने क्या किया, उसने एक कंडक्टिंग रॉड और लगा दी। तो रॉड लगाते ही जब मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन चालू हो गया, मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्यों करा होगा, इस रॉड की वजह से। क्यों, क्योंकि इस रॉड में चार्ज जो हुआ होगा क्या हुआ होगा, मूविंग चार्ज रहा होगा। तो उस मूविंग चार्ज ने क्या जनरेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं ये जनरेट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऑरस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले एनालिसिस किया। आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो। आ गया ना, सबको आ गया। इजी है बेटा, बहुत इजी है। साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। अब किसी के मन में आएगा कि सर क्या बैटरी की पोजीशन चेंज कर दो तब भी ऐसा ही होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो कैसे करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखना यहां पर मैंने क्या करा बेटा, डायग्राम जो है उसको थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज किस मैनर में किया कि कुछ भी नहीं, इस बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दिया बस मैंने, इसका प्लस माइनस चेंज कर दिया। ये लगा दिया मैंने यहां पर स्विच। ये कंडक्टिंग वायर जो है कॉपर, वो अभी भी एज इट इज ही कनेक्ट है, जैसा पहले था सेम वैसा ही कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ये कनेक्ट कर दिया। अब बताओ करंट का फ्लो कहां से होगा, यहां से होगा क्या। मैंने क्या बताया, जहां से करंट एंटर कर रहा है उस पोल को क्या ले लो, एस ले लो। क्यों लेते हैं एस, वो भी आएगा रीजन जब सोलेनॉइड पढ़ेंगे। मान लो अभी एस ले लिया तो अपोजिट कौन सा हो गया, एन हो गया, हो गया। मैग्नेटिक नीडल रख दूं यहां पर, ये मैग्नेटिक नीडल रख दी मैंने, ये रख दी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। उसी डायरेक्शन में अलाइन करनी है। तो ये देखो ये एस ले लिया मैंने, इसका एन ले लिया, यहां पर एडवल कर दिया। क्या होगा बेटा, करंट का फ्लो कैसे, साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ करंट का फ्लो होता है। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ आना चाहिए, ओवर वेस्ट। डायरेक्शन मेरी ये है। अब देखो इस डायग्राम को चेंज कर सकते हैं क्या वापस, क्या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा साउथ ऊपर आ जाएगा, तो साउथ ऊपर आ जाएगा तो ईस्ट कहां जाएगा, ऊपर। नॉर्थ कहां आएगा, नीचे। वेस्ट कहां आएगा, ऐसे। मतलब साउथ टू नॉर्थ करंट का फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए कैसे, ओवर वेस्ट। ओवर वेस्ट मतलब ये जो नीडल होगी वो आप लोगों की ऐसे ओवर वेस्ट शिफ्ट हो जाएगी, क्या इस तरफ झुक जाएगी इस बार, ये आप लोगों का ओवर वेस्ट, इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, आया समझ में। ऑरस्टेड, तो ऑरस्टेड बोलता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर हम लोग करंट का फ्लो करते हैं तो पास रखी हुई जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, मतलब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ये ऑरस्टेड, सिंपल सा, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलो। नहीं है, नहीं है तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो डिफरेंट लॉज हैं, उन डिफरेंट लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। आज अपना यही काम है। इसके बाद से डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, बायो सावर्ट लॉ आएगा, उसके स्ट्रेट कंडक्टर के पोर्शंस आएंगे, वो सब हम लोग बाद में करेंगे। देख, अब देखना डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं किससे, बी से, एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करते हैं किससे, फोर्स, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेट। डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसमें फर्स्ट रूल आ रहा है आपके पास में, स्नो रूल तो पढ़ी लिया आप लोगों ने। ये देखो स्नो रूल भी था क्या फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्नो रूल है। सेकंड कौन सा है इसमें, इसमें सेकंड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको? आपको लेफ्ट हैंड के अंदर तीन चीजें दिख रही है जो परपेंडिकुलर दिख रही होगी। क्या क्या? सबसे पहले दिख रहा होगा आपको थंब, थंब के बाद में दिख रहा होगा फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो है, और ये दिख रही होगी आपको मिडल फिंगर। तो तीन फिंगर्स हो गई, कौन कौन सी? थम्स, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। तीनों जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह हैं, कैसे भी घुमा लो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल ही रहेगा, कैसे भी शिफ्ट कर लो, ठीक है ना? ये 90 डिग्री है एंगल। तो ये बोलता है कि इस लेफ्ट हैंड के अंदर सबसे पावरफुल क्या है? हमारे हाथ के अंदर सबसे पावरफुल क्या है? हमारी हाथ, जिसके बिना काम नहीं चलता। सबसे पहले है थंब, उसके बाद में फोर फिंगर, उसके बाद में मिडिल फिंगर। तो ये एक फैमिली कंस्ट्रक्शन जैसा है काम, कि आपके घर में सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेते हैं? फादर। फादर नहीं है घर में, बाहर गए हैं, तो उनकी एब्सेंस में मदर, पापा मम्मी दोनों ही है घर पे, तो बच्चे, वही काम है इसके अंदर। फादर मदर चाइल्ड, ये फादर, फोर फिंगर मदर, ये चाइल्ड। अब ये क्या है ये चीज? ये बोलता है जो फादर है ना, ये फादर में एफ जो है वो टेंड्स फॉर फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। फिर ये जो बोला ना मदर, इसमें मदर में फर्स्ट एम जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। और थर्ड कौन सा है? चाइल्ड। चाइल्ड में सी जो है ना वो क्या है? करंट। करंट को डिनोट करते हैं किससे? आई से। बस ये लॉ हो गया। तो अकॉर्डिंग टू, हाँ बता रखा आपने, बिल्कुल बता रखा आप लोगों को। अभी यहाँ पर, वहां पर बेटा आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल ही थे। आपको अगर याद आई गया है तो मैंने बताया होगा आपको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज होता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो था वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज होता था 10th क्लास में। मोटर और जनरेटर दोनों टॉपिक्स थे आपके, जहां पर इंड्यूस करंट की बात भी की थी हम लोगों ने। सब आएगा, देखा वो 10th क्लास का जो टॉपिक है ना अब आपको छोटा लगने लग जाएगा, इतनी डिटेलिंग आएगी इस पूरे चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, ढंग से समझना है बस, देखना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या हो गया बेटा? फादर मदर चाइल्ड हो गया। तो इसमें एफ स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स, एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड में सी जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर यही चीज आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर लिख देनी चाहिए। अब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट पूछता भी नहीं है, 10th क्लास तक की कहानी है वो स्टेटमेंट पूछने की। अब कोई भी पूछेगा तो क्या होगा? क्या होगा स्टेटमेंट अगर बोलना चाहें कि व्हेन वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन इफ फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कि अगर कोई आप लोगों के पास में वायर है, उस वायर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड या करंट निकालना है, तो हमारे पास में फोर्स की डायरेक्शन पता हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की हो चाहे करंट की हो, दो की डायरेक्शन पता होती है, तीसरे की ऑटोमेटिक निकल जाएगी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा था? इलेक्ट्रिक मोटर का। अभी यहां पर भी आएगा, वो जब आएगा तो बताते रहेंगे आपको, पहले सारे रूल्स देख लो एक बार। फिर है इसमें नेक्स्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल मतलब सीधे हाथ के बारे में बात करेगा। हाथ आते ही तो क्या दिमाग में आना चाहिए? हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। वापस कर लो अपने सबको, स्ट्रेच कर लो। कर लिया? स्ट्रेच करते ही क्या समझ में आया हम लोगों को? क्या भाई? कि जो हमारा थंब है वो थंब रिप्रेजेंट करता है किसको? फोर्स को कर रहा है, बिल्कुल। ये देखो दोनों हाथ में क्या होगा, ये देखो फोर थंब जो है वो फोर्स को कर रहा है, फोर फिंगर किसको कर रही है? फोर फिंगर किसको कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जो मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को। तो करंट अगर देखो पहले ऐसे फ्लो हो रहा है, अब की बार करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें करंट अपोजिट फ्लो होता है? उस अपोजिट करंट को कौन सा करंट बोलते हैं? याद है क्या कुछ? देखो आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को एक
टर्म के बारे में समझाया था, इंडक्शन। इंडक्शन क्या था? जनरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तो जनरेशन ऑफ ऑपोजिट करंट क्या हो जाएगा? इंड्यूस करंट। ठीक है ना? तो यहां पर भी वही सेम कहानी चल रही है बेटा कि फादर मदर चाइल्ड, ये फादर जो है ये यहां पर थंब को रिप्रेजेंट करता है, ये मदर जो है ये फोर फिंगर के लिए है, और ये चाइल्ड जो है ये मिडिल फिंगर के लिए है। सेम कहानी यहां पर भी है कि ये फादर जो है थंब है, ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारी फोर फिंगर है मदर वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो इस बार चाइल्ड है वो चाइल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन का है, मतलब ये करंट जो है वो कौन सा करंट रिप्रेजेंट करेगा? इंड्यूस्ड करंट करेगा। ठीक है ना? और ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेटर में जनरेट होता था वहां पर। ठीक है? कैसे होता था जहां भी आएगा, यहां भी बताऊंगा मैं आपको, पहले अभी केवल रूल सीखने हैं। तो क्लियर है क्या तीनों रूल्स बेटा? स्नो रूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, आ गया समझ में? आ गया? यस सर। ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके आगे के रूल्स जो हैं 3 और बचे हुए हैं वो भी करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया आप लोगों ने? यस सर। देखो अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेक्टर रूल। 4th नंबर पे आता है वेक्टर रूल। ये वेक्टर रूल जो है ये 7 स्टार है। 7 स्टार किस फॉर्म में कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 7 स्टार किसमें कि आप लोगों को इतने सारे रूल्स याद रखवाऊं मैं। 7-8 रूल्स हैं, या तो वो याद रखो। 7-8 रूल्स याद नहीं रख सकते हो तो एक रूल तो याद रख सकते हो ना भाई, वेक्टर रूल। वेक्टर रूल याद रखो, ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। वेक्टर रूल को लगाओ, हमेशा आंसर आएगा। आप लोगों की जैसे एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में क्या करता है वो हर एक टॉपिक पर अपना रूल चेंज करता है कि हाँ ये टॉपिक आ गया इसमें ये रूल लगेगा साहब, दूसरा टॉपिक आ गया इसमें ये रूल लगेगा। ऐसे अरोड़ा देखोगे उसमें भी आप यही सिस्टम सेम एनसीईआरटी को फॉलो करता है वो भी, कि भाई ये टॉपिक आ गया इसमें ये रूल लगा लो, ये टॉपिक आ गया इसमें ये रूल, क्योंकि उनका एक मोटो होता है वो कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो तो बुक छाप रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो टेंशन होगी ना कि इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन एच.सी. वर्मा बुक है और इरोडू बुक है, उसने दिया है। उसने रूल सारे समझा दिए, लेकिन जब टॉपिक्स पे आता है ना तो सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन जो है उसने वो वेक्टर रूल पे दे रखा है बेटा। सारे टॉपिक्स वो वेक्टर रूल से सब सॉल्व कर देता है, उसको कोई और रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वेक्टर रूल उस पर्सपेक्टिव में 7 स्टार मैंने लगाया कि आप लोग भी यही सीख लो। बहुत इजी 11th वाला ही अपना, इससे आपको कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब चीजें आपको समझ में आएंगी। देखना वेक्टर रूल क्या है बेटा, वही आई जे के, ये आई ये जे ये के। क्या होता है अगर आई जे के तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आई क्रॉस जे जो होगा, ये आई क्रॉस जे के को देने वाला है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, फिर जे और के जो है वो आई को देने वाले हैं, और के और आई जो है वो जे को देने वाले हैं। अगर इसका फॉर्मेशन उल्टा हो गया, किसी ने कर दिया कि के क्रॉस जे है, तो बताओ के क्रॉस जे मतलब उल्टी डायरेक्शन हुई ना। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन का खेल है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन आते ही साइन किसका लग जाता है ऑपोजिट के लिए, माइनस का, और आंसर क्या आता है परपेंडिकुलर, आई कैप। तो के क्रॉस जे, देखो जे क्रॉस के आई था, के क्रॉस जे माइनस आई हो गया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन आते ही साइन चेंज हो जाएंगे। किसने बोल दिया कि जे क्रॉस आई निकालो, तो हम तो आई क्रॉस जे पढ़ के आए, जे क्रॉस आई तो क्या होगा, माइनस हो गया, ऑपोजिट माइनस के हो गया। ठीक है ना? तो ये वेक्टर रूल है। ओके, नेक्स्ट इसमें होता है 5th है आपका रूल। 5th है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
जिसको उसने एक्सप्लेन कर रखा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये कॉर्क स्क्रू है ये भी, लेकिन इसको अलग तरीके से इसने नाम दे रखा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या होता है ये कॉर्क स्क्रू? वही कॉर्क स्क्रू जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पेचकस अपना। क्या होता है बेटा? ये एक आपके पास 2D प्लेन है। इस 2D प्लेन में अगर आपके पास में कोई एक पॉइंट है, स्क्रू लगा रखा है, उसको टाइट करना है मुझे। सोचो उस स्क्रू को टाइट कर रहा हूं मैं, तो टाइट हमेशा जितने भी दुनिया भर में स्क्रूज हैं क्या होते हैं टाइट? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं ना। उसको क्लॉकवाइज घुमाते जाओ आप लोग, वो टाइट होता जाएगा, मतलब वो अंदर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। और अगर मुझे उसको स्क्रू को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर निकालो, वो बाहर की तरफ आता जाएगा। यही तो होगा। तो यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल की कॉर्क स्क्रू रूल से कैसे निकलती है कि ये बोलता है कि अगर आप लोगों के पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम लोग एक स्क्रू को अगर अंदर की तरफ टाइट करें तो वो परपेंडिकुलर इनवर्ट जा रहा है, तो परपेंडिकुलर इनवर्ट जाते हुए वो दिखता कैसा है? क्रॉस की शेप में दिखता है। अंदर की तरफ जा रहा है कॉर्क जो स्क्रू है, तो वो कैसी शेप में दिखता है हम लोगों को? अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस की शेप में दिखता है। इसको बोलते हैं यहां पर परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर इनवर्ट क्रॉस। तो बाहर आता है, तो बाहर अगर आता हुआ देखेंगे अगर हम लोग, तो आपको दूर से क्या दिख रहा है? ये डॉट की फॉर्म में दिख रहा है। मतलब अगर डॉट है तो वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई बोलता है कि परपेंडिकुलर इनवर्ड है, क्यों? क्योंकि देखो एक्स और वाई जेड, एक्स वाई की डायरेक्शन आएगी, जो जितने भी प्लेन है उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ओनली 2D में। तो जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा? जेड वाला। वो क्या होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? यही तो होगा। अगर आपके पास ये x है, ये अगर y है, तो z कहां होगा? भाई परपेंडिकुलर। ऐसे थोड़ी लगाएंगे इसको कहां लगाएंगे? ये होगा 90 डिग्री। अभी थोड़ी 90 डिग्री हुआ देखो, लेकिन इसको बनाते तो ऐसे ही ना z को। तो परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड, या फिर अंदर की तरफ लगा दो तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके। तो क्रॉस को डिनोट करते हैं इनवर्ड, डॉट को करते हैं आउटवर्ड। एक तो ये डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन बताई इसने भाई कि अगर आपके पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो पोल्स होंगे। तो कौन कौन से पोल होंगे? एक होगा N और एक होगा S। इस N और S के ऊपर एरो लगा लो। तो अगर एरो लगाओगे तो आपको दिखेगा कि जो यहां पर भी N पोल है, वो N पोल देखो कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और जहां पर भी आप लोगों का साउथ पोल बनेगा, वो साउथ पोल कैसी डायरेक्शन शो कर रहा है? देखो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी एन पोल पर एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एस पोल पर क्लॉकवाइज। एरो लगा दो जस्ट, ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है। वहां पर आप ये नहीं पूछते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पूछेगा बेटा डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप बोलोगे सर एस। अरे एस डायरेक्शन नहीं है, एस पोल है। डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, आया समझ में? आया? बोलो यस और नो? आ गया? Yes, sir. ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Study right. हाँ Sir, हाँ बोलो बोलो आरती। sir, ये fifth वाला एक बार वापस बता दो ना। फिफ्थ वाला, हाँ देख, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये जो बोर्ड है आपका, इस व्हाइट बोर्ड में एक स्क्रू है, उसको टाइट करना है अंदर, कैसे करोगे आरती? उसको आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे नहीं करोगे? करोगे तभी तो अंदर जाएगा वो। Yes, sir. तो अब जब अंदर जाएगा तो आप देखोगे उसको, तो अंदर जाते वक्त क्या हो रहा है? आप खुद भी अंदर जा रहे हो, तो आप उस स्क्रू को कैसे देख रहे हो? पास से देख रहे हो क्या? ये अंदर जा रहे, जैसे मैं यहां से इतना दूर है अभी वो सरफेस से, ठीक है, मैंने उसको टाइट करना चालू किया, कस रहा हूं, देखो अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जा रहा है अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ट। तो मैं पास पहुंच गया, तो मुझे वो पास से कैसा दिखेगा? जितने भी स्क्रू होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं? प्लस शेप में होते हैं क्या, या क्रॉस शेप में होते हैं क्या? होते हैं? तो Yes, sir.
मतलब जो क्रॉस शेप दिख रही है मुझे अंदर जाने पर, वो क्या है, मेरी परपेंडिकुलर इनवर्ड है अंदर की ओर। अब क्या होगा, अब मुझे इसको वापस रीओपन करना है, बाहर निकालना है, खोलना है। देखो क्या होगा, मैंने इसको क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज से बाहर की तरफ आता जाएगा, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस सरफेस से जो दूर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के लिए ये पॉइंट कैसा दिख रहा है, दूर से दिख रहा है। तो दूर से आपको ये पॉइंट क्या दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है पॉइंट, ये बताओ, ब्लैक, एक डॉट की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो डिस्टेंस पर आपको कैसा दिखेगा, डॉट, मतलब ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। फिर किसी भी मैग्नेट में जहां पर एन पोल आएगा, वहां आपको बोला जाएगा डायरेक्शन निकालो, तो एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर जहां एस बनेगा वहां क्लॉकवाइज। आ गया समझ, ठीक है। यस सर। अब देखो, तो हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वेक्टर रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पढ़ा है। अब आता है आप लोगों का एक राइट हैंड रूल था फ्लेमिंग का, अब राइट हैंड थंब रूल आता है। क्या है ये, कितने हो गए, 5th 6th 7th हो रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है थंब रूल, ये बोलता है कि इफ थंब जो है राइट हैंड का, वो थंब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो फिंगर्स है, वो फिंगर्स जो इसको रैप कर रही है, रैप मतलब इसको चारों तरफ से कवर कर रही है, वो फिंगर्स जो होती है रैप्ड फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इतना सा तो है। कैसे कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, मान लो दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर वायर, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये है, ये जो ब्लैक कलर है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या करना है मुझे, करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, थंब को पकड़ना है। मैंने थंब को, देखो थंब ले लिया, राइट हैंड थंब को रख लिया मैंने। तो अगर मैं इसको कवर करूं, तो कवर करूंगा तो ये फिंगर्स है, तो फिंगर्स ऐसे घूमेगी तभी तो कवर होगा। तो ये जो फिंगर्स रोटेट कर रहे हैं इसको रैप करने के लिए, कैसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखो आप लोग सब जने करो अपने हाथ से, पता पड़ेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्या, बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके आगे अगर मैं और पूछूं कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर फ्रंट से आपको कौन सा पोल दिख रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट बना होगा, तो आपको फ्रंट से कौन सा पोल दिखेगा, एन पोल दिखेगा। और इसकी जो पीछे वाला होगा वो क्या होगा, एस पोल होगा। सेम अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस तरीके से है, अब देखो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, मैंने क्या करा, थंब को नीचे की तरफ पकड़ लिया, देखो थंब जो है मेरा करंट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस बार फिंगर्स को अगर मैं कवर करूंगा तभी तो कवर होगा, देखो ऐसे घुमाऊंगा तो कैसी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है क्या, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि अगर फ्रंट से देख रहे हैं हम लोग, तो ये आप लोगों को एक एस पोल की तरह दिखेगा, और इसका जो पीछे ऑब्जर्वर बैठा है उसको एन दिखेगा। होता ही है ना कि मेरा जो लेफ्ट है अभी, वो आप लोगों की पर्सपेक्टिव में आप लोगों का राइट बन गया, वही वाली चीज है एस और एन की, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल समझ में आया कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, इजी सा है, कुछ भी नहीं, कि करंट जो है थंब रिप्रेजेंट करता है, तो फिंगर्स जो होती है उसको कवर करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। आ गया, ये भी समझ में आया, बोलो आ गया ना। दूसरी चीज अब है इसके अंदर राइट हैंड पाम रूल, लास्ट 8 नंबर पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। तो देखो कितने रूल हो गए, फ्लेमिंग के राइट हैंड पर बेसिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सिंपल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखो अब कितना परेशान कर रखा आप लोगों को, कर रखा है ना। और वेक्टर रूल जो है ना, वो इन सबका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल क्या होता है बेटा, राइट हैंड है, वही सेम चीजें, ये राइट हैंड है, अब पाम है, पाम क्या है, ये ना। तो क्या होगा कि जो आपका ये थंब है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, अगर फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो पाम है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
मैग्नेटिक फोर्स। क्या? इफ thumb of the right hand represent the electric current, fingers represent the direction of magnetic field, then palm of the right hand represent the direction of magnetic force. Okay? कैसे होता है फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल? डिटेल आएगी सब चीजों की, ये हम लोग कल करेंगे। सारे रूल्स मैंने बता दिया आपको आज। तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी बेटा आप लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज की कहानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने मूविंग चार्ज जो पढ़ा है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करा था किसने? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड भाई साहब आए, ऑरस्टेड ने क्या बोला कि मूविंग चार्ज कैसे जनरेट होगा? एक मैग्नेटिक नीडल रख दो, डिफ्लेक्शन शो करेगी। उसके बाद डिफरेंट रूल्स पढ़ना स्टार्ट किए। फर्स्ट रूल पढ़ा स्नो रूल, सेकंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थर्ड, फिर फोर्थ पढ़ा हम लोगों ने वेक्टर रूल, फिर आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रूल कि क्रॉस, डॉट, एन और एस, फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको पढ़ना एक बार, सारे रूल्स ध्यान से देखना, नहीं आएगा तो मैं अब आप लोगों को कल इसके आगे एक बार वापस समझाएंगे, उसके आगे कई कहानी करेंगे। ओके, तो गुड डे, अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है? मंडे को मिलते हैं। ओके।